हेलो दोस्तों। हम अपने क्वेश्चन सीरीज के तीसरे सेट पे आते हैं। प्रश्न पहला है, समूह गतिकी का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? रेप्टाइल्स, डायनासोर, होमोसेपियंस, कार्ट लेविन। होमोसेपियंस, डायनासोर, रेप्टाइल्स। जैसे डायनासोर और रेप्टाइल्स बहुत प्राचीन समय के जानवर रहे जो एक समूह में रहना पसंद करते थे अपने को। वैसे ही होमो सेपियंस यानी कि मानव जब पृथ्वी पर आए तो वो भी अपनी सुरक्षा के लिए और जंगली जानवरों के लिए एक समूह में रहना का प्रयास किए और समूह के साथ ही कहीं आना जाना शिकार करना शुरू किए और यहीं से समाज का निर्माण भी होने लगा। और कार्ट लेविन एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले समूह गतिकी का उल्लेख किया था। कार्ट लेविन को ही हम फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी कहा जाता है, अर्थात समूह मनोविज्ञान का जनक इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया कि कोई भी प्रजाति या जाति हो वे एक समूह के रूप में रहना पसंद करते हैं। इसी के आधार पर 1947 में इन्होंने ग्रुप डायनामिक्स यानी समूह गतिकी की शब्द की खोज की। इनको क्रियात्मक रिसर्च यानी कि एक्शन रिसर्च का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्रियात्मक रिसर्च जिसमें कोई भी डाटा जो है बिना तथ्य केवल आंकड़ों पर निर्भर न हो, बल्कि हम क्रियात्मक आंकड़ों के ऊपर काम करें, उसे हम क्रियात्मक रिसर्च कहते हैं। तो इनको दो चीज़ का जन्मदाता फादर कहा जाता है कार्ट लेविन को, एक क्रियात्मक रिसर्च और दूसरा है सोशल साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगर समूह गतिकी का अध्ययन एक टकमैन नामक वैज्ञानिक ने बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया था, इसकी बात आगे हम बाद में करेंगे। प्रश्न 2 है, क्रॉस कंट्री दौड़ का परिवर्धित रूप है 50 km पैदल वॉक, फर्टलेग ट्रेनिंग, 20 किलोमीटर पैदल वॉक। कोई नहीं। पैदल वॉक से अर्थात हम जॉगिंग या वॉकिंग कंपटीशन जो होता है 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, जो एक दौड़ की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन एक फर्टलेग ट्रेनिंग जो है एक प्रकार का हमारा एंडोरेंस विकसित करने का ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण, जिसमें हम पहाड़ों पर या ढलानों पे इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो क्रॉस कंट्री दौड़ के रूप में भी जाना जा सकता है। प्रश्न तीसरा है, शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र का मतलब है जो चीज़ें ज्ञात हैं उसका आभास कराना और अज्ञात चीज़ों की ओर तीव्रगामी से या तीव्र रूप से बढ़ना। जैसे हम नर्सरी में पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जिस सामानों को आभास कराया जाता है, और जो चीज़ें नहीं होती है उसके बढ़ते हुए जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उन चीज़ों को बताया जाता है। इसी को हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। ऑप्शन है सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, क्रिया विभाजन, ए बी दोनों नहीं। सरल से कठिन। सरल से कठिन का मतलब है कोई भी चीज़ सबसे पहले सिखाई जाती है तो वो उसकी जो सबसे सरलतम चीज़ें होती हैं उसको सिखाई जाती है, फिर उसके बाद उसकी जटिलता को बताई या सिखाई जाती है। यह शिक्षा का मूल सिद्धांत होता है और इसको हम प्रोग्रेसिव उन्नयन भी कहते हैं। उन्नयन मतलब आगे बढ़ना। ठीक, ये दो तरह से होता है प्रोग्रेसिव उन्नयन। एक होता है स्टेप मेथड, दूसरा होता है लाइनर मेथड। स्टेप मेथड में क्या होता है कि हर रोज़ सीखने की प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं। जैसे आज एक स्टेप चले, कल दूसरा स्टेप पे जाना है, कल परसों तीसरा स्टेप पे जाना है, इस तरह हम इसको सीखते हैं। और एक होता है लाइनर मेथड। लाइनर मेथड में
एक खिलाड़ी को कम से कम 6-7 दिन तक एक क्रिया को, एक एक्टिविटी को सिखाया जाता है और उसके बाद अगली उसकी एक लोड को 6-7 दिन बाद बढ़ाया जाता है जी। तो लाइनर जो मेथड होता है सीखने में ज़्यादा मदद होता है, क्योंकि इसमें एक प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सीखने के बाद दूसरी स्टेप में हम आते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात का तात्पर्य है, जैसे एक बालक जब स्कूल जाता है, जाना शुरू होता है, तब उसे सबसे पहले जो जानता है उसके बारे में बताया जाता है, फिर धीरे धीरे उसे अज्ञात चीज़ों से परिचित या ज्ञात कराया जाता है। जैसे हम जब नर्सरी में जाते हैं तो उस समय हमें फिजिकल एजुकेशन जैसी प्रोफेशनल कोर्स या और भी कई प्रोफेशनल कोर्सेज, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि के बारे में पता नहीं रहता, परंतु धीरे धीरे जैसे हम हर क्लास, ऊपरी क्लास में जाते हैं, एक नए विषय का समावेश होता जाता है और नए चीज़ हम जानने लगते हैं जो पहले हमें ज्ञात नहीं होता था। ये शिक्षण का एक सूत्र है। और क्रिया विभाजन भी शिक्षण का एक सूत्र माना जाता है, जिसमें जैसे एक क्लास चलता है, क्लास में कई क्लास के में 40 से 50 मिनट का हर एक पीरियड बटा होता है, पीरियड 4 हो या 8 हो, और प्रत्येक पीरियड में अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, न कि एक ही विषय पूरे पीरियड में पढ़ाया जाए। ये उनका क्रिया विभाजन कहलाता है। तो इस सूत्र का सही उत्तर है सरल से कठिन की ओर। अगर यही बात करता शिक्षण सूत्र की, तो यहाँ पे अज्ञात और ज्ञात से अज्ञात और क्रिया विभाजन सही होता। चौथा प्रश्न है, लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न व उन्हें प्रोत्साहित करना क्या है? जैसे किसी भी कार्य के प्रति लोगों के अंदर हौसला उत्पन्न करना और उनको किसी भी काम के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि करवाना, क्या कहलाता है? मूल्यांकन, जनसंपर्क, नेतृत्व या तीनों? मूल्यांकन से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति की रुचि, उसकी कमियां, उसकी प्रतिभा व ज्ञान का आकलन करना मूल्यांकन होता है। जैसे एक स्टूडेंट होता है, क्लास में पढ़ता है, तो उनकी जानकारी, उसको कितना नॉलेज हुआ, उसको जानने के लिए हम उसका परीक्षा लेते हैं और वो परीक्षा में जो भी परफॉर्म करता है उसके हिसाब से हम उसका मूल्यांकन करते हैं। जनसंपर्क यानी जन और संपर्क, अर्थात जनता से संपर्क है। यह एक प्रकार का द्विपक्षीय संवाद होता है, जिसमें सेवा लेने वाले और सेवा देने वाले दोनों लोगों के बीच आपसी संपर्क स्थापित होता है। इस प्रक्रिया में एक उद्देश्य से व्यक्ति अपना महत्व, विश्वास को समूह अथवा समाज में स्थापित करने में सहायक होता है। जैसे एक व्यक्ति है, अगर वो नेतृत्व किसी भी चीज़ का करना चाहता है, तो वो सबसे पहले लोगों से जुड़ता है, अपने विचार प्रकट करता है और उसके बाद उनसे भी उनके विचारों को जानता है अपने उद्देश्य के बारे में, और उसके साथ एक समान विचारधारा बनती है। उसके साथ उस व्यक्ति का और उसकी जो समाज बनता है उसका अपना एक महत्व होता है और उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। और नेतृत्व, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है, एक प्रकार की योग्यता है, शक्ति है, जिस पर लोग विश्वास करते हैं और उसके नेतृत्व में लोग अपना काम करते हैं, जिसमें कई विशेष गुण होने चाहिए। जैसे किसी भी
चीज़ के लिए उसके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए, एक उसके अंदर निर्णायक क्षमता होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, जिससे लोग उसके प्रति लगाव रखें, विश्वास रखें और उसी के लगाव और विश्वास रखते हैं, उसके साथ ही जो उसका उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करते हैं। और जब वो उस उद्देश्य प्राप्त होने लगता है तो तब लोगों में विश्वास और उत्साह बनने लगता है, और जिससे वो उत्साहित होकर और उस काम को करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। प्रश्न 5 है, चित्र में ज्वाइंट्स का प्रकार है। फाइब्रस ज्वाइंट्स, कार्टिलेज ज्वाइंट्स, साइनोवियल ज्वाइंट, कोई नहीं। फाइब्रस ज्वाइंट को हम नॉन मूवेबल ज्वाइंट्स भी कहते हैं, यानी अचल संधि। जैसे हमारे सर के हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है जिसको हम सूचर कहते हैं, फिर हमारे चेहरे की हड्डियां की जोड़, हमारे दांत मसूड़े की जोड़, ये फाइब्रस ज्वाइंट के अंतर्गत आती है, जिसमें कोई मूवमेंट, गति नहीं होती है। कार्टिलेज ज्वाइंट इसको अर्धचल संधि भी कहते हैं, इसको स्लाइटली मूवेबल भी कहते हैं, यानी थोड़ी सी मूवमेंट जिसमें होती है। जैसे हमारे रिब्स की जोड़ों में, हमारे रीढ़ की हड्डी की जोड़ों में, रेडियस अल्ना जोड़ों में जो मूवमेंट होती है, स्लाइटली मूवमेंट होती है, उसको हम कार्टिलेज ज्वाइंट कहते हैं। और साइनोवियल ज्वाइंट से तात्पर्य होता है जिसमें कई प्रकार की गतियाँ सम्मिलित होती है, जिस जोड़ पर वो साइनोवियल ज्वाइंट उसको कहते हैं। जैसे हमारा कंधे का जोड़, कुहनी का जोड़, घुटने का जोड़, टखने का जोड़, कलाई का जोड़, इसमें कुल जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कंधे कुहनी में हिंग्स ज्वाइंट, इटीसी, ये सब साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं जिसमें कई प्रकार की गतियाँ संभव है। तो इस चित्र में दिखाया गया है, इसमें कई प्रकार के मूवमेंट हो रहे हैं, जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स का एग्जाम्पल है, और ये साइनोवियल ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। प्रश्न 6, किस प्रकार की क्रिया है। चित्र में दिखाया गया वो क्रिया, वो उसके बारे में पूछा जा रहा है, या किस प्रकार की क्रिया है। एगोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, प्राइम मूवर, पेरिस्टेलिस। बता दें कि एगोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, प्राइम मूवर उनकी गतिविधि के आधार पर मांसपेशियों का वर्गीकरण है। एगोनिस्ट मसल एगोनिस्ट में जब हमारी मसल्स में मूवमेंट होती है, जैसे कोई हम अपनी कोहनी को मोड़ते हैं तो हमारी बाइसेप्स मसल छोटी होने लगती है और बल पैदा करती है। ठीक उसके विपरीत उसके पीछे की जो मांसपेशी होती है, ट्राइसेप, वो लंबी होने लगती है, और उसका काम होता है कि बाइसेप्स द्वारा जो बल पैदा किया जाता है उसको संतुलित करना होता है। उसको एगोनिस्ट मसल्स कहते हैं, जो बल को संतुलित करती है, जो बल पैदा करती है उसको एगोनिस्ट कहते हैं, और जो बल को संतुलित करते हैं एंटागोनिस्ट मसल्स कहते हैं। सिनर्जिस्ट मसल्स, प्राइम मूवर मसल्स एक दूसरे के पूरक है। जैसे प्राइम मूवर मसल्स हुए करते जब हम कोई एक्टिविटी यानी गतिविधि शुरू करते हैं, तो उस गतिविधि में सबसे पहले जो मांसपेशी कार्य प्रारंभ करती है अथवा बल पैदा करती है उसको हम प्राइम मूवर मसल्स कहते हैं। ठीक सिनर्जिस्ट मसल वो मसल हो जाती है जो प्राइम मूवर मसल्स की सहायता करती है, उस मसल्स को हम सिनर्जिस्ट मसल कहते हैं। और
पेरिस्टेलिस एक प्रकार की क्रिया है। इसको हम हिंदी में क्रमाकुंचन क्रिया कहते हैं। इस चित्र में जैसे एक आसोफेगस यानी कि आहार नाल है। आहार नाल में जब भोजन नीचे की ओर जाता है तो नीचे की मांसपेशियां, आहार के नीचे की जो मांसपेशियां होती है वो फैलने लगती है, ऊपर से वो मांसपेशियां सिकुड़ती जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्रमाकुंचन कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में पेरिस्टेलिस के नाम से जाना जाता है। तो इस चित्र में जो भी क्रिया हो रही है वो पेरिस्टेलिस क्रिया हो रही है। प्रश्न में भी क्रिया का जिक्र किया गया है, जिसमें इस चारों ऑप्शन में से डी ऑप्शन ही एक क्रिया है, बाकी तीन मसल्स क्रिया विधि के आधार पर मसल्स का के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न 7 है, WBC का कौन सा भाग वायरस को मारता है? WBC व्हाइट ब्लड सेल लगभग हमारे शरीर में 4000 से 11000 प्रति घन mm पाई जाती है। ठीक। और जब भी शरीर में कोई संक्रमण होता है तो इनकी संख्या लगभग 25000 प्रति घन mm बढ़ जाती है। इसको हम इंग्लिश में ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसके दो प्रकार, ये WBC दो प्रकार की होती है। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट यानी कणिकामय, और दूसरा होता है अग्रेन्युलोसाइट अकणिकामय। जो ग्रेन्युलोसाइट होता है इसके 3 भाग होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो भक्षण का यानी कि फैगोसाइट का काम करता है, अर्थात कहें तो शरीर में जो वायरस, बैक्टीरिया और अन्य हार्मफुल चीज़ें होती है उसको मारता है, ठीक। और इयोसिनोफिल्स की बात करें तो जैसे हमारे शरीर में इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स की बात करें तो शरीर में एक इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करते हैं। जैसे हमारे शरीर में कोई वायरस, बैक्टीरिया, हार्मफुल पदार्थ आते हैं तो तुरंत ये इनकी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जिसके माध्यम से उस बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने में शरीर को मदद मिलती है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट भी एक प्रकार की WBC की कोशिका है, जो जब हमारे शरीर में वायरस, बैक्टीरिया या अन्य हार्मफुल प्रोडक्ट आते हैं तो उससे लड़ने के लिए ये शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। ये थोड़ा बहुत फैगोसाइट यानी मारने का काम करते हैं, पर उससे ज़्यादा एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। तब ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का सही उत्तर है उसको कहते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट जिसका गुण होता है शरीर में आए हुए बैक्टीरिया, वायरस और जो भी अन्य हार्मफुल प्रोडक्ट आता है उसको सीधा सीधा ये मारता है, उसका भक्षण करता है। इसको फैगोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ये शरीर में लगभग 3 से 5% पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 8, किसी प्रकार के रक्त प्रवाह को रोकने में शामिल मुख्य क्रिया है? किसी प्रकार के रक्त प्रवाह को रोकने में शामिल यानी कि किसी भी प्रकार की अगर इस मांसपेशी कट भी जाती है, उस प्रक्रिया में रोकने में मुख्य क्रिया क्या होना चाहिए? उन्नयन अर्थात उस कटे हुए भाग को हृदय लेवल से ऊपर उठाना होता है, ताकि ऊपर इसलिए उठाना होता है ताकि जो हृदय अगर रक्त पंप करे तो उस भाग में कम से कम रक्त पहुँचे, ब्लड पहुँचे। और ठंडा करना तब किया जाता है जब इंटरनल मांसपेशियों के भीतर कोई फ्रैक्चर या स्वेलिंग होता है। उस अवस्था में उस भाग को ठंडा करते जिससे वहाँ की जो
शिराएँ होती हैं उनके अंदर वेसोलिडेशन यानी कि संकुचन होने लगता है और जिससे वो पेशियाँ शिथिल हो जाती है और ब्लीडिंग कम हो जाती है। साफ़ करना, चोट अगर लगता है उसको साफ़ इसलिए किया जाता है ताकि उस पर इन्फेक्शन न बढ़े। फिर ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर है, जिसमें कटे हुए भाग पर सबसे पहले हम दबाव देते हैं और दबाव देके उसको दिए रहते हैं ताकि उसका ब्लीडिंग कम हो। प्रश्न 9 है, राजा आसन कहा जाता है, हलासन, शवासन, मयूरासन, शीर्षासन। शीर्षासन को हम राजा आसन कहते हैं क्योंकि जब हम शीर्षासन की अवस्था में होते हैं तो सिर नीचे और सिर के ऊपर शरीर का समस्त भार समाहित हो जाता है। इसलिए हम शीर्षासन को राजा आसन कहते हैं क्योंकि शरीर का समस्त भार को उस अवस्था में सहता है सिर। प्रश्न 10वां और अंतिम है, इस्थिमियन खेल आयोजित किया जाता था। ओलंपिक पर्वत, डेल्फी पर्वत, कोरिंथ पर्वत, आर्गेलिज स्थान पे। ओलंपस पर्वत 776 ईसा पूर्व में 5 दिनों का एक खेल होता था जिसको हम ओलंपिक खेल कहते थे और यह ओलंपस पर्वत पर आयोजित होता था प्रत्येक 4 वर्ष बाद। और ये जीएस देवता यानी आकाश की देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता था। बी है डेल्फी पर्वत। डेल्फी पर्वत पर पिथियम खेल होता था जो अपोलो देवता यानी सूर्य के देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता था और ये 3 वर्षों के बाद होता था। आर्गेलिज स्थान आर्गेलिज स्थान पर 512 ईसा पहले निमियन गेम की शुरुआत की गई थी और यह भी जीएस देवता यानी आकाश की देवता के सम्मान में प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता था। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कोरिंथ स्थान है जहाँ पे इस्थिमियन खेल आयोजित होता था और ये खेल होता है समुद्र के देवता के सम्मान में आयोजित कराया जाता था और ये प्रत्येक 4 वर्ष पे होता था परंतु हर ओलंपिक खेल के दूसरे साल बाद ये खेल आयोजित की जाती थी। और इस्थिमियन खेल में जो है विजेताओं को पारिश्तों का ताज पहनाया जाता था और इसमें सैन्य अभ्यास की क्रियाएं, संगीत, खेल क्रीड़ाएं और नौकायन जैसे उत्सव शामिल किए जाते थे। आप लोग से विनती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें जिस चैनल आगे लोगों तक बढ़े और मेरा चैनल और ट्रेंड में आए, इसके लिए आप लोग से विनती है। धन्यवाद।